हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 9 फरवरी का सेशन। यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ वर्ड्स की, और इसके साथ साथ जो पिछला सेशन था, मींस कल का जो 8 फरवरी का सेशन था, उसमें जो वर्ड्स हमने डिस्कस किए थे उसका थोड़ा सा रिवीजन भी हम करेंगे ताकि वो चीज़ें आपके मेमोरी में स्थायी रूप से रह जाएं। तो सबसे पहले तो बात करें कुछ जो वर्ड्स हमने डिस्कस किए थे, उनमें से एक वर्ड था शॉर्ट, और मैं आपको वर्ड कैटेगरी सहित रिकॉल कर देता हूँ चीज़ों को, वैसे आपको याद ही होगा। शॉर्ट है वो नाउन था, और इसका मतलब हमने देखा था अटेम्प्ट या ट्राई या एफर्ट। प्रयास को बोला जाता है क्या? शॉर्ट। ठीक है, नाउन इसकी वर्ड कैटेगरी हमने देखी थी, और इसका मतलब क्या है? प्रयास। दूसरा है अपीज। अपीज एक वर्ब है, इसका मतलब है पैसिफाई, या फिर इसका मतलब होता है मोलिफाई। ठीक है, या फिर आप इसे कह सकते हैं काम कह दीजिए, मीन्स शांत करना, सेटिस्फाई करना भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है शांत करना कह सकते हो, किसी को संतुष्ट करना कह सकते हो, किसी को जो काम करना चाहता है उसको वो काम करने देना या फिर उसका काम कर देना, उसके लिए अपीज शब्द का यूज किया जाता है। फिर है सब्सटेंशियली। बताया था कि ly एंडिंग वर्ड्स जो होते हैं वो जनरली उसे हम एडवर्ब कहते हैं, और सब्सटेंशियली का मतलब हमने देखा था कंसिडरेबली, मीन्स बहुत बड़ा। ठीक है, या फिर कंसिडरेबली की जगह हम सिग्निफिकेंटली भी लिख सकते हैं, सिग्निफिकेंटली। तो ये इसके सिनोनिम्स थे। एक था राफ्ट ऑफ। राफ्ट ऑफ जो है वो एक फ्रेज है, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, 3 शब्द इसमें हैं, इसलिए हमने इसको नाम दिया था एक फ्रेज। और फ्रेज है तो इसे जो मतलब बताया था मैंने आपको इसका, वो बताया था अ नंबर ऑफ, बहुत बड़ी संख्या में। अ लॉट ऑफ हो सकता है, अ स्लू ऑफ हो सकता है, मैनी का मीनिंग भी देता है। ये सब मीनिंग थे किसके? राफ्ट ऑफ के। और फिर था स्केल अप, जिसमें वर्ब भी है और प्रेपोजिशन भी है, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया था फ्रेजल वर्ब, और इसका मतलब है स्टेप अप। आप इसे स्टेप अप कह सकते हैं, आप इसे इंक्रीज कह सकते हैं, या फिर आप इसे कह सकते हैं ऑगमेंट, बढ़ाना, वृद्धि करना, ये इसके मतलब थे। तो ये कल के कुछ शब्द जो हमने डिस्कस किए थे। अगर कल का सेशन आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट बना हुआ है वोकैबुलरी के नाम से, वहां पर जाकर आप इस सेशन को देख सकते हैं। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल आपको करवाया गया था टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, वहाँ सीधा आप सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आप सीधा सीधा सर्च करें कि आशीष क्लासेस के नाम से ये चैनल आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ये जितने भी हम डिस्कस करते हैं सेशन यूट्यूब पर, उन सभी का पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल आपको हो जाता है। तो ये तो कल के वर्ड्स थे। अब शुरुआत करें आज के सेशन की। जो तरीका मैंने बताया था वो तरीका बहुत ही कारगर है, ये आपको 5-10 दिन में समझ में आ जाएगा। Within 5 to 10 days you will come to know कि this is the best way of learning vocabulary, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट है। आप ट्रांसलेशन सीख रहे हो, आप साथ में वर्ड कैटेगरी के बारे में जान रहे हो, आप सिनोनिम्स भी देख रहे हो, तो एक साथ में बहुत सारी चीज़ें हम कवर करते हैं। एक छोटा सा सेशन लेकिन बहुत ही उपयोगी सेशन। तो आइए स्टार्ट करें। पहला प्रश्न है, इन द आफ्टरमैथ ऑफ द कू, इसको प्रोनाउंशिएट क्या करते हो आप? कू वर्ड पढ़ते हैं, इसमें पी जो है म्यूट रहता है। ट्रुप्स ओपनड फायर ऑन डेमोन्स्ट्रेटर्स, तो यहाँ हमें देखना है किसका मीनिंग? आफ्टरमैथ का। इसकी वर्ड कैटेगरी निकाल लें तो दैट डिटरमिनर है, डिटरमिनर के बाद में क्या लगता है? नाउन, तो ये यहाँ पे क्या है? नाउन है। ठीक है, तो अब आ जाइए, पहला वर्ड लिख देता हूं। पहला शब्द क्या है? कू, सॉरी, पहला शब्द क्या है? आफ्टरमैथ। और आफ्टरमैथ का वर्ड कैटेगरी हमने क्या देखी कि ये एक नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिजल्ट, या फिर आप इसे कहेंगे आउटकम, और या फिर इसे कह सकते हैं कॉन्सेक्वेंस। तो कॉन्सेक्वेंस भी हो सकता है, आउटकम भी हो सकता है, रिजल्ट भी हो सकता है। हिंदी में क्या नाम दिया जाए? परिणाम। तो इसका मतलब है परिणाम। ठीक है, तो ये हो गया परिणाम।
दुष्परिणाम भी कह सकते हो कि कॉन्सिक्वेंस मैंने लिया है, कॉन्सिक्वेंस नेगेटिव टोन का वर्ड होता है। अब अगर बात करें इस सेंटेंस की कि अगर जब मीनिंग जान लिया है तो क्या इसका ट्रांसलेशन होगा, तो इसका ट्रांसलेशन देखिए, इन द आफ्टरमैथ ऑफ द कू, कू होता तख्ता पलट, अचानक से सत्ता को बदल देने की प्रोसेस जो होती है उसे बोलते हैं कू। तो जो तख्ता पलट हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके दुष्परिणाम या फिर उसके परिणाम स्वरूप या उसके बाद में ये हुआ कि ट्रुप्स ओपन्ड फायर ऑन डेमोन्स्ट्रेटर्स, की जो प्रदर्शनकारी थे, डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, उन पर फायरिंग शुरू कर दी सैन्य टुकड़ी ने, ट्रुप्स ने। ठीक है। द famines and pogroms in 19th century Eastern Europe forced many Jewish refugees to emigrate। यहाँ पे पोग्रोम वर्ड का मीनिंग हमें देखना है। तो पोग्रोम का वर्ड कैटेगरी यहाँ पे एंड दे रखा है, और थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जिस तरीके से मैं आपको आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूँ इसी से आप अगर अप्रोच करेंगे तो जल्दी आप निकाल पाएंगे कि वर्ड कैटेगरी है क्या। एक तो ये एस जुड़ा हुआ है लास्ट में, इसका मतलब इसको इसने प्लूरल बनाया हुआ है, और प्लूरल जब किसी चीज को बनाते हो आप, या फिर जिसे आप काउंट कर पाते हो, प्लूरल के साथ साथ काउंट भी किया जाए, ऐसे चीज को, ऐसे शब्द को हम नाउन की कैटेगरी में पुट करते हैं। एक बात। दूसरी बात, एंड के दोनों साइड में चीजें सेम आती हैं, मतलब अगर वर्ड कैटेगरी के अकॉर्डिंग बात करें तो द सेम थिंग्स विल बी प्लेस्ड बिफोर एंड आफ्टर एंड। ठीक, क्योंकि एंड एक बैलेंस का काम करता है। ये दे रखा है, डिटर्मिनर के बाद में हम वैसे भी नाउन लगाते हैं, तो हर कैटेगरी से, हर तरीके से हमने समझा कि ये क्या है, नाउन है। फैमिन तो सूखा होता है, अकाल होता है। ठीक है। और पोग्रोम हमें जानना है, पोग्रोम यहां पे नाउन है, तो लिख लीजिए, दूसरा वर्ड हम सीख रहे हैं क्या, पोग्रोम। पोग्रोम का हमने निकाला कि वर्ड कैटेगरी क्या है, नाउन है। क्या मतलब है, तो इसे आप मैसेकर कह सकते हैं, MASSACRE, या फिर आप इसे स्लोटर कह सकते हैं। आप इसे मैसेकर भी कह सकते हैं और स्लोटर भी कह सकते हैं। नरसंहार, जनसंहार, इसे जीनोसाइड भी कहा जा सकता है। क्या कह सकते हो, जीनोसाइड, मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मार देना, नरसंहार, जनसंहार, ये इसका मतलब होगा हिंदी में। तो ये दूसरा वर्ड हमने सीखा। अब वापस से चलते हैं वहीं पर और देखते हैं कि क्या मीनिंग होगा सेंटेंस का। तो मीनिंग कह रहा है द फैमिन्स एंड पोग्रोम्स इन द 19th सेंचुरी। तो कह रहा है जो सूखा पड़ा और नरसंहार हुआ 19वीं सदी में, ईस्टर्न यूरोप की बात कर रहा है, उसने मजबूर कर दिया, फोर्स कर दिया बहुत से यहूदी जो रिफ्यूजीज थे, रिफ्यूजीज शरणार्थी को बोलते हैं, जूइश यहूदियों को बोलते हैं, किस लिए, एमिग्रेट करने के लिए, वहां से पलायन करने के लिए, वहां से चले जाने के लिए। ये इसका ट्रांसलेशन है। तीसरा कह रहा है दे वांटेड अ प्रीटेक्स्ट टू रीस्टार्ट द वॉर। अब यहां पे जो वर्ड आपको देखना है वो है प्रीटेक्स्ट, और प्रीटेक्स्ट का वर्ड कैटेगरी अगर देखोगे तो यहां आपको समझ में आ गया होगा, डिटर्मिनर है तो इसके बाद दिया गया वर्ड क्या होता है, नाउन होता है। तो ये नाउन है यहां पे, और अगर ये नाउन है तो आप देखो क्या मतलब हुआ प्रीटेक्स्ट का मतलब। तो तीसरा वर्ड हम ले रहे हैं प्रीटेक्स्ट, और प्रीटेक्स्ट जो क्या है, नाउन है। इसका मतलब होता है एक्सक्यूज, एक्सक्यूज कह सकते हो, प्रिटेंस कह सकते हो, या LIB कह सकते हो, बहाना कह सकते हो। हिंदी में क्या बोल सकते हैं, बहाना। बहाना मतलब आप एक प्रकार से झूठा दिखावा करते हैं कोई चीज का उसके लिए, या एक झूठी बात कहते हैं अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि हाँ मैं ठीक हूं, इसके लिए आप कुछ इलॉजिकल या फिर कहें कि कुछ भी मनगढ़ंत बात बोल देते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, प्रिटेक्स्ट, बहाना। तो ये इसके सिनोनिम्स हैं, एक एक्सक्यूज है, एक प्रिटेंस है, एक LIB लिखा मैंने। अब इसको देखेंगे सेंटेंस को। तो सेंटेंस कह रहा है दे वांटेड, वो चाहते थे, अ प्रीटेक्स्ट, एक बहाना, टू रिस्टार्ट द वॉर, वापस से युद्ध को शुरू करने। बस उनको तो बहाना चाहिए था, उन्हें तो एक एक्सक्यूज चाहिए था कि हमने ये वॉर जब रिस्टार्ट किया इसका कारण ये है। ठीक है, तो ये हो गया प्रीटेक्स्ट जो कि एक नाउन है। नेक्स्ट है कंसर्न वॉज रिफ्लेक्टेड। अब जो अगला वर्ड हमें देखना है वो है रिफ्लेक्टेड, और रिफ्लेक्टेड की वर्ड कैटेगरी क्या है, रिफ्लेक्टेड की वर्ड कैटेगरी है, थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको, रिफ्लेक्टेड की वर्ड कैटेगरी है वो वर्ब है। ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड यहां पे क्या है, वर्ब है।
क्यों वर्ब है? क्योंकि वर्ब्स के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है। जब आप फॉर्म्स की बात करते हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो वो सारी के सारी क्या होती हैं? वर्ब्स ही होती हैं। तो ये हो गई वर्ब, ठीक। और इसका मतलब अगर देखें रिफ्लेक्ट का, तो नंबर 4 हम नोट करेंगे, रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है शो करना, या फिर आप इसे कहेंगे एग्जिबिट करना, या फिर आप इसे कहेंगे डिस्प्ले करना। मीन्स प्रदर्शन करना, दिखाना। आप इसे दिखाना भी कह सकते हैं, प्रदर्शित करना भी कह सकते हैं। ये होगा रिफ्लेक्ट, शो करना, ठीक है। शो, एग्जिबिट, डिस्प्ले, ये होगा रिफ्लेक्ट के सिनोनिम्स। और अब अगर इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे तो कंसर्न वॉज रिफ्लेक्टेड इन द गवर्नमेंट्स बजट। कंसर्न का मतलब चिंता होती है, वरी होता है। वॉज रिफ्लेक्टेड, दिखाई गई, है ना, थोड़ी सी चिंता शो की गई, कंसर्न दिखाया गया, किस में? गवर्नमेंट का जो बजट पेश हुआ है उसमें। नेक्स्ट वर्ड है, ही सेज द सिचुएशन इन हिज कंट्री इज वेरी ग्रेव। तो यहां पे आपको वर्ड देखना है, वो है ग्रेव। और ग्रेव का वर्ड कैटेगरी यहां पे होगा एडजेक्टिव। क्यों होगा? क्योंकि ये जो है इज यहां पे लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब अपने बाद में लेता है कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता है। थोड़ी बहुत चीजें याद रखनी है आपको। इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब जो होते हैं इनको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब कब है? जब आगे जो दिया गया शब्द है वो इक्वल रखा जा सके, किसके? जो भी वर्ड उससे पहले है। तो यहां सिचुएशन जो है ना, इसके बराबर ग्रेव है। सिचुएशन कैसी है? सिचुएशन ग्रेव है। ग्रेव का मतलब गंभीर होता है, तो गंभीर क्या है? सिचुएशन है। सिचुएशन को बराबर रखा जा सकता है ग्रेव के, इसलिए इज को मैं कह रहा हूं लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब के बाद में एक कॉम्प्लीमेंट आता है, कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता। ऑब्जेक्ट के लिए तो आपको मैन वर्ब चाहिए होती है। और जब लिंकिंग वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है तो याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट 3 चीजें हो सकती हैं। नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। नाउन या प्रोनाउन ये नहीं है, एडजेक्टिव है। और इससे भी समझ सकते हो कि एडजेक्टिव का जो मॉडिफायर है, एडजेक्टिव के बारे में जो बताने वाला शब्द होता है वो एडवर्ब होता है। तो वेरी यहां पे एडवर्ब है, इसका इंटेंसिफायर है। तो यहां पे ग्रेव का मतलब आपको देखना है। तो अगला वर्ड है ग्रेव। ग्रेव एडजेक्टिव है, और ग्रेव का मतलब क्या होता है? गंभीर। तो इसे आप सीरियस कह सकते हैं। ग्रेव का मतलब क्या हो सकता है? सीरियस, गंभीर। और क्या कह सकते हो ग्रेव को? तो ग्रेव को और हम कह सकते हैं, एक इसको सोलेम कह सकते हैं, SOLEMN। इसका मतलब भी गंभीर होता है, ठीक है। तो गंभीर जो चीज है, क्रिटिकल भी कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, क्रिटिकल। तो ये हो गया सिनोनिम्स किसके? ग्रेव के। गंभीर, सीरियस कह सकते हो, सोलम कह सकते हो, क्रिटिकल कह सकते हो। अब आप देखिए वर्ड को, ही सेज द सिचुएशन इन हिज कंट्री। वो कहता है कि भाई ये भाई सेज के बाद में दैट नहीं है, तो ये अंडरस्टूड होता है। ऐसा मत सोचना कि दैट नहीं लग रखा है। हम नरेशन जब पढ़ते हैं तो हम सीखते हैं कि जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को एक करना होता है, तो वहां पे कंजंक्शन लगता है, दैट लगता है। लेकिन यहाँ पे आपको अंडरस्टूड मान के चलना है कि इसके अंदर अगर नहीं भी है कोई मतलब कंजंक्शन, तो भी आप मान के चलें कि यहाँ कंजंक्शन है। तो वो कहता है कि सिचुएशन जो है उसके देश में वो बहुत ही क्या है? गंभीर है, ठीक है। नेक्स्ट है, शी स्पेंट मोस्ट ऑफ द स्पीच रीबटिंग क्रिटिसिज्म्स। यहां आपको जो वर्ड देखना है वो है रीबट। और रीबट वैसे तो अब इसे आईएनजी लग रखा है, तो मैं इसको वर्ब कैटेगरी में ही बताऊंगा। और वैसे यहां पे जो इसका है वो क्रिटिसिज्म जो है, शी स्पेंट, उसने स्पेंड किया, मोस्ट ऑफ द स्पीच, अधिकांश अपने भाषण में। रीबटिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में है कि क्रिटिसिज्म रीबट मतलब जो आलोचनाएं हुई उसका खंडन करते हुए ही अपना स्पीच पूरा बता दिया। तो रीबट यहाँ पे वैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव होता है, पार्टिसिपल जो होता है वर्ब होने के साथ साथ। लेकिन चूंकि आईएनजी लग रखा है तो मैं इसको वर्ब फॉर्म में ही बता देता हूं। तो नंबर 6 पे नोट करेंगे आप, रीबट। रीबट की वर्ड कैटेगरी मेंशन करेंगे, वर्ब। और रीबट का मतलब होता है खंडन करना। तो खंडन करने के लिए वर्ड होता है कॉन्ट्राडिक्ट, या फिर आप इसे कह सकते हैं डिनाई, या फिर इसे कह सकते हैं रिफ्यूट, और या फिर कह सकते हैं डिस्प्रूव।
इन सभी का मतलब क्या होता है? खंडन करना, मतलब मना कर देना कि ये बात सच नहीं है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? रीबट का यूज करते हैं। जब आप ये कह दो कि हाँ ये बात सत्य नहीं है, तो इस चीज के लिए हम किसका यूज करेंगे? रीबट का यूज करेंगे। अब आप इसको वापस से देखिए, शी स्पेंट मोस्ट ऑफ द स्पीच, तो उसने अपना अधिकांश भाषण जो स्पेंड किया, मतलब लगभग भाषण के अंश क्या थे? उसमें क्रिटिसिज्म को डिनाई किया गया था, उसमें जो आलोचनाएं थी उसका खंडन किया गया था, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट पे आते हैं, 6 हमने डिस्कस कर लिए। नंबर 7, नंबर 7 में आपको दे रखा है ही वॉज असेल्ड बाई ए यंग मैन। तो यहां जो वर्ड आपको देखना है वो है असेल, और असल यहां पे वर्ब है, दिख ही रहा है क्योंकि वॉज के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, और थर्ड फॉर्म है मतलब फॉर्म तो किसकी होती है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वर्ब की होती है। तो असल का मतलब हम देखेंगे, तो नंबर 7 पे आ जाइए। नंबर 7 असल। असल एक वर्ब है, इसका मतलब होता है धावा बोलना, हमला करना, तो अटैक कहा जा सकता है, या आप इसे असोल्ट कह सकते हैं। हमला करना, धावा बोलना, आक्रमण करना, आक्रमण करना, ये इसका मतलब होगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ सेंटेंस का? ही वॉज असेल्ड, ये पैसिव वॉइस है, किसका? बी मतलब वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, तो वॉज वर का थर्ड फॉर्म के साथ जो पैसिव बनाते हैं आप वो सेकंड फॉर्म का बनाते हैं, सिंपल पास्ट का बनाते हैं। तो ही वॉज असेल्ड बाई ए यंग मैन, उसे एक युवक के द्वारा उस पर हमला किया गया, ये इसका ट्रांसलेशन है। एक युवक के द्वारा उस पर हमला किया गया। द टेलीफोन स्टार्टल्ड हिम, यहां जो देखना है वो है स्टार्टल। अब ये भी सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो इसको भी वर्ब कैटेगरी में डाल देते हैं। तो यहां जो नेक्स्ट हम देख रहे हैं वो है स्टार्टल। स्टार्टल को हमने कह दिया वर्ब है, और इसका मतलब होता है क्या? सरप्राइज करना, अचंभित करना। आप इसे सरप्राइज करना भी कह सकते हैं, आप इसे शॉक करना भी कह सकते हैं, ठीक है, आप इसे एस्टोनिश करना भी कह सकते हैं। मीन्स अचंभित करना कहा जा सकता है। अचंभित करना ये होता है किसका मतलब? स्टार्टल का, अचंभित करना। तो टेलीफोन ने उसको अचंभित कर दिया। कोई टेलीफोन जो है उसने, अब टेलीफोन की घंटी बजी होगी, उसे एकदम से शॉक लगा होगा कि मतलब जो भी है उस मोमेंट कोई और काम कर रहा हो, अचानक से कोई दूसरा काम हो जाए जो अनएक्सपेक्टेड हो, तो वो स्टार्टल करता है, अचंभित करता है। अ नी जर्क रिएक्शन, यहां पे आपको देखना है क्या? नी जर्क। अब यहां पे ये जो है ए वो डिटर्मिनर है, इसके बाद दो शब्द दे रखे हैं, तो दूसरा शब्द है वो नाउन है, और नाउन का जो मॉडिफायर है वो एडजेक्टिव होता है। तो नी जर्क यहां पे क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो नी जर्क का मतलब हम देखेंगे जो कि एक क्या है? एडजेक्टिव। तो नंबर 9 पे आइए, नी जर्क, ये क्या है? एक एडजेक्टिव। क्या मतलब है इसका? नी जर्क का मतलब होता है सहज। तो सहज के लिए आप क्या कह सकते हो? इसके लिए इंस्टिंक्टिव कहा जा सकता है। इंस्टिंक्टिव, ऑटोमेटिक, जो अपने आप हो, कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े, जो स्पॉन्टेनियस हो, SPONTANEOUS, सहज, जो ऑटोमेटिक हो जाए, कुछ करने की जरूरत ना पड़े, ज्यादा मशक्कत ना करनी पड़े, एक नेचुरल वे में हो जाए। इसके लिए नेचुरल भी डाल सकते हो आप सिनोनिम, ठीक है। तो यहां पे आपका जो इसका मीनिंग होगा नी जर्क रिएक्शन, मतलब ऐसी प्रतिक्रिया, ऐसा रिएक्शन जो ऑटोमेटिक, सहज था, नेचुरल था, कुछ भी इसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये हो गया नी जर्क। और एक अंतिम सेंटेंस दे रखा है आपको, इसके बाद हम रिवीजन भी करेंगे, एक बार देखेंगे कि क्या आपको सारे चीजें याद हैं। आई सॉ द बॉय मेक अ रूड जेस्चर। सबसे पहली बात तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो जेस्चर है ना, गेस्चर नहीं पढ़ना है। जी का उच्चारण जो यहां पे है वो गे नहीं है, जय है, जेस्चर है। और जेस्चर यहां पे नाउन है। क्यों है नाउन? तो ए डिटर्मिनर है, इसके बाद ये वाला शब्द जो है वो एडजेक्टिव है रूड, और एडजेक्टिव मॉडिफायर होता है नाउन या प्रोनाउन का, तो ये नाउन यहां पे है। तो जेस्चर का मतलब क्या है? GESTURE, नाम दिया क्या? नाउन। और जेस्चर का मतलब होता है, आप इसे साइन कह सकते हो,
सिग्नल कह सकते हो, हाव भाव को बोलते हैं, एक्सप्रेशन को बोलते हैं, एक्सप्रेशन कह सकते हो, हाव भाव कह दो या संकेत कह दो, ये होता है जेस्चर। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि आई सॉ द बॉय, मैंने उस लड़के को देखा, क्या करते हुए देखा कि उसने रूड जेस्चर दिया, जो सिग्नल या साइन या जो एक एक्सप्रेशन थे उसके चेहरे के वो बहुत ही रूड थे, रूड मतलब असभ्यतापूर्ण थे। एट द पुलिसमैन बिफोर रनिंग ऑफ, दौड़ने से पहले, भागने से पहले पुलिस वाले की तरफ उसने जो एक एक्सप्रेशन दिया बहुत ही रूड था, ये मैंने उस लड़के को करते हुए देखा। अब आप देखिए 10 चीज़ें हमने सीखी हैं। 10 चीज़ों में पहला जो शब्द था हमने सीखा आफ्टरमैथ, जो कि एक नाउन है और इसका मतलब मैंने बताया आफ्टरमैथ का कि ये होता है आउटकम, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस। दूसरा हमने देखा यहाँ पे पोग्राम, पोग्राम भी एक नाउन है। पोग्राम का मतलब जीनोसाइड होता है या फिर आप इसे कह सकते हैं स्लॉटर, है ना, मास स्लॉटर कह सकते हैं, जनसमूह की हत्या एक साथ में, या मैसेकर कहा जा सकता है। फिर है प्रिटेक्स्ट, प्रिटेक्स्ट डिटर्मिनर के बाद है तो ये भी नाउन था। एक्सक्यूज कह सकते हो, LIB कह सकते हो, ठीक है, या प्रिटेंस कह सकते हो। फिर आया रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट एक वर्ब है, शो, डिस्प्ले, एग्जिबिट। फिर है ग्रेव, एडजेक्टिव है, सीरियस या फिर सोलेम, ये कहा जा सकता है, गंभीर के लिए यूज कर सकते हैं, क्रिटिकल कह सकते हैं। रिबट वर्ब है, रिफ्यूट कह सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कह सकते हैं, डिनाई कह सकते हैं, डिस्प्रूव कह सकते हैं। इसके बाद स्टार्टल था, वर्ब है, स्टार्टल का एस्टोनिश है, सरप्राइज है, शॉक है। फिर है नी जर्क जो कि एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब ऑटोमेटिक होता है, इसका मतलब इंस्टिंक्टिव होता है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो एकदम सहज हो, स्पॉन्टेनियस जो मैंने वर्ड बताया था वो इसके लिए एकदम एग्जैक्ट वर्ड सिनोनिम होगा। जेस्चर है वो नाउन है, जेस्चर का एक्सप्रेशन होता है, साइन होता है, सिग्नल होता है। तो ये था आज के इस सेशन में, 9 फरवरी के सेशन में। मुलाकात होगी कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।